Hello students, how are you? I hope you will be fine at home. आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। इस टॉपिक में हमें पता चलेगा मोल्स को कैलकुलेट करने का एक नया मेथड। अभी तक हमने मोल्स कैलकुलेट किए सॉलिड के या लिक्विड के। अब गैस के नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का एक और मेथड है। अभी तक आपने मोल्स को कैलकुलेट करने का मेथड पढ़ा था कि अगर आपको मास दे दिया जाता है यानी कि गिवन मास, आप उसको डिवाइड कर देते थे आइदर ग्राम एटॉमिक मास से या ग्राम मॉलिक्यूलर मास से। गिवन मास आपको ग्राम में दिया हुआ होता था। या फिर अगर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं या एटम्स दिए हुए हैं या आयंस दिए हुए हैं, तो आप इसे डिवाइड कर देते थे एवोगैड्रो नंबर से, तो भी आपको पता चल जाता है नंबर ऑफ मोल्स। अब मोल्स को कैलकुलेट करने का स्पेशली फॉर गैसेस एक और तरीका है, उसे हम समझने जा रहे हैं। हमारे प्रॉब्लम में आपको दो टर्म मिलेंगे। एक टर्म मिलेगा एसटीपी और एक टर्म मिलेगा एनटीपी। एक और टर्म मिलता है आपको कभी कभी एसएटीपी। ये एसएटीपी जस्ट फॉर नॉलेज आपको पता होना चाहिए। आपको नॉर्मली मिलेगा एसटीपी एंड एनटीपी। अब इसका मतलब क्या है और ये क्या हमें बताते हैं, ये देखते हैं। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब एसटीपी और एनटीपी पे टेम्परेचर प्रेशर लिया कितना जाता है। एसटीपी पे जो टेम्परेचर लिया जाता है दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब है अगर आप इसे केल्विन में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको मालूम है 273.15 आप ऐड कर दोगे तो ये बन जाएगा 273.15 केल्विन। अब आपको मालूम है 273.15 से कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए इसको हम अप्रॉक्स ले लेते हैं 273 केल्विन। आप जब कभी भी प्रॉब्लम में टेम्परेचर लेना होगा केल्विन में तो आप हमेशा एसटीपी का टेम्परेचर कितना रखोगे 273 केल्विन। अब प्रेशर, स्टैंडर्ड प्रेशर हमेशा रखा जाता है 1 बार। अब ध्यान रखेंगे 1 बार इज इक्वल टू होता है 0.987 एटमॉस्फेयर। इसीलिए आपको बुक्स में कभी कभी ये 1 एटमॉस्फेयर भी मिलेगा, तो 1 बार को हम अप्रॉक्स करके 1 एटमॉस्फेयर रख सकते हैं। अब हम आते हैं नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। अब देखो यहाँ पे जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी है। आईयूपीएसी का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिन्होंने एक टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स किया हुआ है। तो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी, आईयूपीएसी ने एनटीपी का जो टेम्परेचर रखा है वो रखा है 20 डिग्री सेल्सियस। यानी कि अगर इसे केल्विन में कन्वर्ट करें तो ये बन जाता है 293.15 केल्विन। अप्रॉक्स करें तो ये बनता है 293 केल्विन। कई बुक में आपको ये टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस भी मिलता है, ठीक है, बट जो आईयूपीएसी का स्टैंडर्ड है वो 20 डिग्री सेल्सियस ही है। अब देखो प्रेशर यहाँ पे लिया जाता है 1 एटमॉस्फेयर। 1 एटमॉस्फेयर बार के कितने इक्वल होता है, ये होता है 1.01 बार। अब हम देखते हैं स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। ये एसएटीपी का फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड एम्बिएंट टेम्परेचर प्रेशर। यहाँ पे जो टेम्परेचर रखा जाता है अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी वो रखा जाता है 25 डिग्री सेल्सियस। और 25 डिग्री सेल्सियस का मतलब है केल्विन में कितना होगा, अप्रॉक्स करके लिखेंगे तो ये 298 केल्विन लिया जाता है। प्रेशर कितना लिया जाता है 1 बार, जिसको भी आप अप्रॉक्स करके कितना लिख लेते हो 1 एटमॉस्फेयर। एक चीज आप ध्यान रखोगे जब भी स्टैंडर्ड वर्ड यूज होता है तो आप प्रेशर 1 बार लेते हो।
ठीक है। अब इनका यूज क्या है हमारी केमिस्ट्री में इस चैप्टर में, वो देखते हैं। इस टेम्परेचर एंड प्रेशर को यूज करके हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। बेसिकली इसी वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हमने एसटीपी और एनटीपी को लिया होता है। अब देखो हमारी बुक्स में यानी कि एनसीईआरटी में हमने एसटीपी और एनटीपी को एक ही मेंशन किया हुआ है, यानी कि एसटीपी बोलो या एनटीपी बोलो। बेसिक डिफरेंस मैंने आपको ऊपर बता दिया कि एनटीपी में टेम्परेचर होता है 20 डिग्री सेल्सियस, जबकि एसटीपी में टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। बट हमारे एनसीईआरटी में जो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस कंसीडर किया गया है, ये वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये एसटीपी और एनटीपी पे एक ही कंसीडर किया गया है। और वो क्या कंसीडर किया है अब देखते हैं। वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए हम एक फॉर्मूले का सपोर्ट लेते हैं, और वो फॉर्मूला है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। इस फॉर्मूले को कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। अभी आप इस फॉर्मूले के डिटेल में बिल्कुल नहीं जाना। ये फॉर्मूला आपको आपका एक चैप्टर आएगा +1 में ही, स्टेट्स ऑफ मैटर, वहां पे इस फॉर्मूले को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इस फॉर्मूले को एज सच, सिंस यहाँ पे हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, इसलिए हमने यहाँ पे इसे यूज करना है। अदरवाइज इसकी डिटेल हमें आगे स्टेट्स ऑफ मैटर चैप्टर में पढ़ने को मिलेगी। तो नो नीड टू वरी, आपने इस फॉर्मूले को सिर्फ वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए यूज करना है। देखो अब यहाँ पे P क्या है, P इज प्रेशर, V क्या है वॉल्यूम, N क्या है नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है ये होता है गैस कांस्टेंट, इसको हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और इस R की वैल्यू भी फिक्स होती है, ये होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। तो आपको ये वैल्यू याद रखनी है। और जो टेम्परेचर है T, ये हमेशा रखा जाता है केल्विन में। तो इस फॉर्मूले में सिर्फ आपको इतना ही पता होना चाहिए कि P प्रेशर के लिए है, V वॉल्यूम के लिए, N नंबर ऑफ मोल्स, R एक गैस कांस्टेंट और T है टेम्परेचर इन केल्विन। अब R की यूनिट को देख करके आपको ये समझ में आ जाएगा कि जो R की यूनिट है आया तो इसी फॉर्मूले से है। तो अगर हमने यूनिट ऑफ R निकालना होता तो आप देखो क्या आता, यूनिट ऑफ प्रेशर, यूनिट ऑफ वॉल्यूम। जब R लिखते तो आप क्या लिखते PV अपॉन एन टी। तो यूनिट ऑफ R क्या आता है यूनिट ऑफ P इंटू यूनिट ऑफ V। नीचे क्या आता है यूनिट ऑफ मोल्स जो कि मोल ही होता है, एंड यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो कि हमें क्या रखना है केल्विन। तो आप देखो यूनिट क्या आ जाएगा एटमॉस्फेयर, इधर लीटर में लेंगे और ये मोल, और यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन। तो ये आ जाता है यूनिट ऑफ R। तो ये यूनिट ऑफ R जो ये वैल्यू हमें बता रही है, ये बता रही है कि आपको प्रेशर किस में लेना है एटमॉस्फेयर में, वॉल्यूम किस में लेना है लीटर में, और टेम्परेचर किस में लेना है केल्विन में। अब जब हम एसटीपी की बात करते हैं एट एसटीपी, तो टेम्परेचर रखते कितना है 273 केल्विन, प्रेशर कितना रखते हैं 1 बार, जिसको अप्रॉक्स करके हम कितना बना लेंगे 1 एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी को अप्लाई करते हैं, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होगा एन आर टी ओवर पी। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो अगर मैंने कहा फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो एन की वैल्यू रखा 1, आर की वैल्यू कितनी रखेंगे 0.0821, टेम्परेचर रखेंगे 273 केल्विन, और पी कितना रखेंगे 1 एटमॉस्फेयर। हमने ये 1 मोल ऑफ गैस के लिए वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल। कहाँ पे निकालना है एट एस टी पी। तो अब देखो ये वॉल्यूम कैलकुलेट होकर के आ कितना जाएगा, जरा कैलकुलेट करके बताओ।
ये आ जाता है कैलकुलेट करके 22.386 लीटर। वॉल्यूम की यूनिट क्या आएगी? लीटर, जिसको हम अप्रॉक्स करके लिख लेते हैं 22.4 लीटर। ये वॉल्यूम आ गया, कितने मोल का आया? ऑफ 1 मोल ऑफ ए गैस। ये 1 मोल का वॉल्यूम आ गया, कितना? 22.4 लीटर। कहाँ पे आया है? एट एसटीपी। आप एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर। आप ये भी देख पा रहे होगे, मैंने अभी ये आपको नहीं बताया कि कौन सी गैस का 1 मोल लिया। आपको ये समझ में आ रहा होगा, इट डजेंट इंपॉर्टेंट कि कौन सी गैस है, कोई भी गैस हो, अगर मैंने 1 मोल का वॉल्यूम एसटीपी पे निकालना है तो वो वॉल्यूम हमेशा कितना आएगा? वो हमेशा आएगा 22.4 लीटर। ये हमेशा यही आएगा। यानी कि एक तरह से हमारे लिए ये वैल्यू याद करने वाली बन गई कि वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर, दैट इज फिक्स्ड। और थ्रू आउट केमिस्ट्री हम एसटीपी पे वॉल्यूम 1 मोल का यही फिक्स करेंगे। आई होप इट्स क्लियर नाउ। अब देखना, जो वॉल्यूम हमने एसटीपी पे कैलकुलेट किया है, यही वॉल्यूम हम एनटीपी पे भी लेकर के चलते हैं। हमारी अप्रॉक्सीमेशन अपने एनसीईआरटी की, अपने बुक में ये हमेशा रहेगी कि आपको वॉल्यूम एसटीपी पे और एनटीपी पे 1 मोल का वॉल्यूम 22.4 लीटर ही लेना है। यानी कि हम ये स्टेटमेंट याद रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस, ये एनी गैस हो सकता है, एनी गैस एट एसटीपी और एनटीपी विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। ये आपको लेकर के चलना है। वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट एसटीपी और एनटीपी विल बी इक्वल टू 22.4 लीटर। अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर दिया है ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, तो मोल कितना हुआ? 1 मोल। अब देखो, अगर मैं ये दे दूं 44.8 लीटर ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, तो आप कितने मोल बताओगे? बताओ। आप बोलोगे 2 मोल। अगर मैंने 11.2 लीटर दे दिया ऑफ एनी गैस एट एसटीपी, ये सारे वॉल्यूम दिए हुए हैं, तो आप कितने मोल बताओगे? 0.5 मोल। यानी कि आप बेसिकली कर क्या रहे हो, जो भी आपको मैं वॉल्यूम दे रहा हूं, चाहे 22.4 या 44.8 या 11.2, आप उसको डिवाइड कर रहे हो किससे? 22.4 से। यानी कि आप नंबर ऑफ मोल का एक फॉर्मूला बना रहे हो। वो फॉर्मूला क्या है कि वॉल्यूम ऑफ एनी गैस एट एसटीपी अगर लीटर में दिया जाता है तो उसे आप डिवाइड कर रहे हो 22.4 से, यू विल गेट नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि ये फॉर्मूला अभी क्लियर हो गया होगा कि किसी भी गैस का वॉल्यूम अगर एसटीपी पे दिया हुआ है तो आप उस गैस के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। और अगर यही नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको गैस का वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मिलीलीटर में दिया हुआ होता, तो आप किससे डिवाइड करते? आप डिवाइड करते 22,400 से। क्यों? 1 लीटर इज इक्वल टू होता है 1000 मिलीलीटर। तो 22.4 लीटर कितने के बराबर हो जाएगा? 22,400 मिलीलीटर। कभी कभी आपको वॉल्यूम सीसी में भी दिया जाता है, वॉल्यूम इन सीसी। सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। तो आप ये ध्यान रखना, 1 ml इज इक्वल टू होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया हो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो, हमारे लिए दोनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, अगर आपको ये क्लियर हो गया हो तो देन इट्स वेरी गुड। अदरवाइज आप फिर से एक बार इसे स्टार्टिंग से आप देख लेना। अब मैं आपको इसी पे दे रहा हूं एक प्रॉब्लम।
आपसे पूछा गया है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2S गैस प्रेजेंट इन 89.6 लीटर विच इज एट STP। अब देखो आपको वॉल्यूम STP पे दिया है, जैसे ही आपको दिखा वॉल्यूम STP पे दिया है तो आप नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला अप्लाई करोगे। क्या लिखोगे? वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP किसमें? लीटर में, डिवाइड बाई कितना? 22.4। आपको वॉल्यूम कितना दिया गया है? 89.6। डिवाइड करोगे 22.4 से, कितना आ जाएगा? 4। यानी कि आपके H2S के मोल्स कितने आए? 4। इसी तरीके से आप इस फॉर्मूले को अप्लाई करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे इफ वॉल्यूम इज गिवन एट STP इन लीटर। और एक बार आपने मोल कैलकुलेट कर लिया तो आप देखो जितनी भी पीछे आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रखी थी, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस, ये सारी कैलकुलेशन आप कर पाओगे। यानी कि अब आपके लिए मोल्स के फॉर्मूले कितने हो गए? अब आपके पास मोल्स के 3 फॉर्मूले हो गए। गिवन मास अपॉन ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मोलर मास। अभी एक फॉर्मूला ये आपने बना लिया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP और NTP इन लीटर डिवाइड बाई 22.4। एक और फार्मूला आप खुद से बना लेते हो, टोटल नंबर अगर दिया है मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का, आयंस का, तो आप अवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर लेते हो। ये आपके पास आ जाते हैं फॉर्मूले नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने के। तो आप देखो आपके पास 3 फॉर्मूले आ गए। अब ये 3 फॉर्मूले आपको याद रखने हैं टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और आपने नोट करनी है, जो ये नंबर ऑफ मोल्स है इसको हम नंबर ऑफ ग्राम एटम्स भी बोलते हैं इन केस ऑफ एटम्स। इसे ही नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल भी बोला जाता है इन केस ऑफ मॉलिक्यूल, या फिर इसे नंबर ऑफ ग्राम आयंस भी बोला जाता है इन केस ऑफ आयंस। इसका मतलब है ये सारे टर्म्स एक ही हैं। अगर कभी आपसे इनके बारे में पूछा जाए, नंबर ऑफ ग्राम एटम बता दो, आप समझ जाना आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट एटम। आपसे पूछा जाता है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल बता दो, आप समझ जाना आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट मॉलिक्यूल। आपसे कहा जाता है नंबर ऑफ ग्राम आयंस बता दो, आप समझ जाओगे आपसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट आयंस। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ इस पर। आपको मैंने एक क्वेश्चन दे दिया, 1 एटम ऑफ एन एलिमेंट वेज 6.644 इंटू 10⁻⁻³ ग्राम। आपको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 40 kg ऑफ इट। अब देखो नंबर ऑफ ग्राम एटम का मतलब आपने क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स। कितने kg में? 40 kg में। तो आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन क्या? ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे ये गिवन मास आपको दिया हुआ 40 kg अपॉन ग्राम एटॉमिक मास। अब देखो 40 kg को आप ग्राम में लिख लोगे। अब आपको यहाँ पे क्या चाहिए? ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास आपको दिया हुआ नहीं है, उसके लिए आपको ये डाटा दे दिया। एक एलिमेंट का मास दिया है तो एक मोल में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 फॉर ग्राम एटॉमिक मास। तो मास ऑफ वन एलिमेंट is given 6.644 into 10⁻⁻23 gram. Then mass of 6.022 into 10⁻23 elements. बताओ कितना हो जाएगा? 6.644 into 10⁻23 मल्टीप्लाइड बाई 6.022 into 10⁻23। ये कैलकुलेट होकर के कितना आ जाएगा? ये आ जाता है 40.01 अप्रॉक्स करके आप इसे ले सकते हो 40। अब एक मोल का जो मास है ये 6.022 इंटू 10⁻23 एलिमेंट मीन्स कितने मोल एलिमेंट है? 1 मोल। 1 मोल का मास अगर ग्राम में निकलता है तो हम इसे क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास।
यानी कि आपको नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ नंबर ऑफ ग्राम एटम पता चल जाएगा 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 40 कितना आ गया 10⁻³ मोल्स। अब ये अवोगाड्रो हाइपोथेसिस क्या होती है समझेंगे। मैंने आपको अभी अभी फॉर्मूला अप्लाई करना बताया, PV = nRT। अब देखना, मैंने आपको ये कहा ये गैस कोई भी हो सकती है, आप सभी गैस के लिए आप यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हो, आइडियल गैस इक्वेशन। अब आइडियल गैस इक्वेशन सभी गैसेस पे अप्लाई करते हैं तो जरा देखना, आर की वैल्यू आपको मालूम है कांस्टेंट, दैट इज नोन 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन। मैंने आपको कहा टेम्परेचर भी कांस्टेंट करो, और वो कांस्टेंट आप जो मर्जी चाहे कर लो, आप एसटीपी वाला भी टेम्परेचर ले सकते हो या कोई भी टेम्परेचर। मैंने आपको कह दिया कोई भी टेम्परेचर बट करना है कांस्टेंट। फिर मैंने आपको कहा प्रेशर भी आप ले लो कांस्टेंट, कोई भी प्रेशर, आप एसटीपी का जैसे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर था और एसटीपी का टेम्परेचर 273 केल्विन था, इसी तरह से कोई भी टेम्परेचर और कोई भी प्रेशर ले लो बट उसे रखना है कांस्टेंट। आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर लिया, प्रेशर कांस्टेंट कर लिया। अब जरा देखो, आपने प्रेशर को कर दिया कांस्टेंट, टेम्परेचर को कर दिया कांस्टेंट, आर कांस्टेंट है तो देखो V क्या आ रहा है, V आ रहा है nRT/P, जिसमें आपने इन तीनों टर्म को कर दिया है कांस्टेंट। अगर बाकी सारे टर्म कांस्टेंट हो गए तो आप देखो वॉल्यूम को क्या हम लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम को क्या लिख सकते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। या फिर मैं आपसे कहता हूं कोई भी गैस ले लो, मैंने गैस कहा गैस A है और एक गैस को बना दिया गैस B। गैस A के लिए मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया, देखना VA, तो मैं यहां पे क्या रखूंगा NA/RT/P। अब आपको मालूम है इस RT/P की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अगर वॉल्यूम B का निकालूंगा तो क्या आएगा NB/RT/P, ये वही कांस्टेंट होगा जो पहले वाले में आया है। तो आप जरा चेक करना, अब अगर मैंने आपसे कह दिया कि वॉल्यूम जो A का आपने लिया है वही वॉल्यूम अगर B का ले लो, तो क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B इक्वल आ जाएंगे, आ जाएंगे या नहीं? डेफिनेटली आ जाएंगे। क्यों? RT/P तो पहले ही सेम कर दिया है आपने। अब अगर आपने वॉल्यूम भी सेम कर दिया दोनों गैसेस का, चाहे वो गैसेस कोई भी हो, तो आपके नंबर ऑफ मोल्स इनडायरेक्टली क्या आ जाएंगे, सेम आ जाएंगे। आप न्यूमेरिकली आप देख रहे हो कि अगर सारे टर्म सेम हो गए तो नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। अब अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ से गैस सेम हो जाते हैं तो आपको मालूम है एक मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, एक मोल में मॉलिक्यूल होते हैं 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि अवोगाड्रोस नंबर के बराबर। तो अगर इक्वल वॉल्यूम गैसेस के लिए जाते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो हो जाते हैं इक्वल नंबर ऑफ मोल्स भी इक्वल, और अगर नंबर ऑफ मोल्स इक्वल हो गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस है क्या, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये हाइपोथेसिस हमें क्या बताता है, फॉर इक्वल वॉल्यूम of different gases, for equal volume of different gases at constant temperature and pressure, gases will have equal number of molecules। यह है हमारा अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। किसी भी दो डिफरेंट गैसेस के अगर आपने इक्वल वॉल्यूम ले लिए एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो उनके मॉलिक्यूल्स भी आएंगे इक्वल। दिस इज अवोगाड्रोस लॉ भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। आई होप कि ये आपको लॉ समझ में आ गया होगा। इसी के लिए मैंने आपको PV = nRT यूज करके बताया। वैसे आपको ये लॉ हमारी NCERT बुक में
लर्न करने के लिए बोला गया है, बट मैंने आपको फॉर्मूले की एप्लीकेशन से समझा दिया, न्यूमेरिकली आपको जल्दी समझ में आता है। तो आई होप अब फॉर्मूले से आप समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूं कि अगर आप Na कैलकुलेट करो तो आप देखो Na कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, ये PVA, और NB अगर कैलकुलेट करो तो क्या होगा, PVB अपॉन RT। आपसे कह दिया गया है कि P अपॉन RT पहले ही सेम है, और अगर VA और VB भी सेम हो गया तो आप देखो Na इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, NB, और Na और NB इक्वल आ गया तो मॉलिक्यूल्स ऑफ A विल बी इक्वल टू मॉलिक्यूल्स ऑफ B। बट कंडीशन क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये कंडीशन है। जब ये टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होगा तभी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ए और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ बी, या फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए एंड नंबर ऑफ मोल्स बी विल बी इक्वल। अब इसी सीक्वेंस में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते हैं, दैट इज वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस का एप्लीकेशन है। वेपर डेंसिटी क्या होती है, वेपर डेंसिटी बेसिकली डेंसिटी किसी भी गैस की हो सकती है विथ रेस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, इसे हम कहते हैं वेपर डेंसिटी। यानी कि अगर इसे फॉर्मुलेट करें तो ये बन जाएगा वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ ए गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। यानी कि जो हमारी वेपर डेंसिटी है बेसिकली ये रिलेटिव डेंसिटी है, और रेफरेंस किसे बनाया गया, हाइड्रोजन गैस को। अब देखो डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लिखते हैं मास अपॉन वॉल्यूम। अब अगर मैंने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V है, V मीटर क्यूब कह लो या V लीटर, कोई भी यूनिट ले लो, इसी कंटेनर में मैंने उस गैस को रखा जिसकी आपने वेपर डेंसिटी निकालनी है, और इसी कंटेनर में आपने हाइड्रोजन गैस को रखा रेफरेंस के लिए। यानी कि डेंसिटी को हम लिख सकते हैं मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस, मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस। अब दोनों के लिए कांस्टेंट क्या करना है, अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में हमने क्या लिया हुआ है, कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ध्यान रखेंगे मास ऑफ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। सेम वही वॉल्यूम हाइड्रोजन का लेना है और टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम लेना है। यानी कि मास ऑफ ए सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर अपॉन मास ऑफ सेम वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब आपने अवोगाड्रो हाइपोथेसिस में पढ़ लिया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हमने अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस में ये पढ़ लिया था कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस will have equal number of molecules at constant temperature and pressure। अब देखो इस अवोगाड्रो हाइपोथेसिस से अगर टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है, अगर T और P कांस्टेंट है, तो जो भी मास सर्टेन वॉल्यूम ऑफ गैस का है, क्योंकि हमने वॉल्यूम क्या ले लिया, सेम, वही वॉल्यूम हाइड्रोजन का भी है, तो जो मॉलिक्यूल के नंबर्स होंगे वो दोनों के क्या आएंगे, सेम आएंगे। इसका मतलब है ये जो रिलेशन है वेपर डेंसिटी का, ये क्या बन जाएगा, मास ऑफ, अगर मैंने कहा n मॉलिक्यूल्स का मास है तो आपको मालूम है नीचे भी मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, n होंगे। मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ गैस अपॉन मास ऑफ n मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। आपको मालूम है अगर ऊपर वाले गैस के मॉलिक्यूल n है तो नीचे वाले हाइड्रोजन गैस का भी मॉलिक्यूल क्या होगा, n होगा, अकॉर्डिंग टू अवोगाड्रोस हाइपोथेसिस। यहां तक सबको समझ में आ रहा है। अब n मॉलिक्यूल
कितने मोल में होते हैं? तो 1 मोल में n मॉलिक्यूल होते हैं। तो मैंने अगर आपसे पूछा 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, तो 1 मोल में होते हैं एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल्स। तो अगर देखो, मैं अगर n मॉलिक्यूल यहाँ पे ऊपर मैंने लिखा है, नीचे भी n मॉलिक्यूल लिखा है, तो मैं चाहूं तो इसे एवोगैड्रो नंबर के बराबर भी ले सकता हूं। ऊपर भी Na मॉलिक्यूल कर दूं, नीचे भी Na मॉलिक्यूल कर दूं, या फिर मैं ऊपर भी एक मॉलिक्यूल का मास ले लूं, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस, यानी कि ऊपर वाले को भी n से डिवाइड कर दिया, तो नीचे भी क्या ले लूंगा, एक मॉलिक्यूल, मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। यहां तक क्लियर होगा? अब देखो 1 मॉलिक्यूल ऑफ गैस का मास आप इसे क्या कह सकते हो, मॉलिक्यूलर मास AMU में, मोलर मास, और हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल का मास AMU में कितना आएगा, 2 AMU। तो क्या वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला आ जाएगा, मोलर मास अपॉन 2। अब ये मोलर मास अपॉन 2 अगर आपने यहां पे 1 मॉलिक्यूल ना रख करके, अगर सपोज करो एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल रखते, यानी कि n के बजाय Na रख लेते, तो ये कितने मोल का मास हो जाता, 1 मोल का। तो 1 मोल के मास को क्या आप कह देते, ग्राम मोलर मास। और 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन की जगह अगर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन आता, तो यहाँ पे ग्राम मोलर मास हाइड्रोजन गैस का कितना होता है, 2 ग्राम। तो भी रिलेशन आपका क्या होता, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन 2। यानी कि कभी आपको वेपर डेंसिटी दी हुई हो तो मोलर मास कैन बी कैलकुलेटेड इजिली 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ये रिलेशन हम इंपेरिकल फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में भी यूज करते हैं। अगर आपको वहां पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास ना दे करके वेपर डेंसिटी अगर गिवन होगा, तो वेपर डेंसिटी को आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप मोलर मास निकाल लोगे। आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। सभी को मिक्स करके एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 0.6 ग्राम ऑफ ए कंपाउंड ऑक्युपाइज 224 cc एट NTP। अब देखो यहाँ पे 224 cc एट NTP दिया है। आपको मालूम है 224 cc का मतलब कितना ml होता है, 224 ml। और अगर मैं लीटर में लिखूँ तो ये कितना होगा, 0.224 लीटर। और आपको मालूम है अगर वॉल्यूम NTP पे दिया हुआ है तो क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स? यस, आप कैलकुलेट कर सकते हो। वॉल्यूम ऑफ गैस अगर एट NTP दिया हुआ है और वो भी लीटर में दिया है, तो आप कितने से डिवाइड करते हो, डिवाइड बाई 22.4। तो ये 0.224 डिवाइड बाई 22.4, आपके पास मोल्स कितने आ गए, 0.01 मोल। आई होप कि आपने मोल कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद देखना, ये 0.01 मोल है, इसका मास कितना दिया हुआ है, 0.6 ग्राम। तो 0.01 मोल का मास अगर हमें मालूम है तो हम 1 मोल का मास निकाल सकते हैं। क्यों निकालेंगे 1 मोल मास, 1 मोल का मास? 1 मोल का मास ही क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। आप उसे कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो देखते हैं कितना आता है। 0.01 मोल का मास है 0.6 ग्राम। तो 1 मोल का मास, देन मास ऑफ 1 मोल कितना आएगा, 0.6 अपॉन 0.01, ये कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। और ये 60 ग्राम जो आया ये हमारे लिए क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास। आप इसे कह सकते हो ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हमारे लिए आ गया GMM। अब देखो ग्राम मॉलिक्यूलर मास मिल गया, तो क्या वेपर डेंसिटी बता दोगे? बिल्कुल बता देंगे। वेपर डेंसिटी और मॉलिक्यूलर मास में क्या रिलेशन होता है? वेपर डेंसिटी इज मॉलिक्यूलर मास अपॉन क्या लिखते हैं, 2। तो 60 अपॉन 2, ये कितना आ गया, 30। तो यानी कि वेपर डेंसिटी हमारे लिए कितनी आ गई, 30। अब देखो जो आपसे पूछा गया है, अब पूछा गया है एम्पेरिकल फार्मूला। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए आपको मालूम है, आपने पहले भी सॉल्व कर रखा है।
एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। परसेंटेज कितनी कितनी गिवन है? कार्बन की परसेंटेज 40, हाइड्रोजन की परसेंटेज 6.67, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी हो गई? ऑक्सीजन की परसेंटेज आ गई 53.33। इन सभी का एटॉमिक मास आपको मालूम है। अब आप क्या कैलकुलेट करोगे? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। कितना हो जाएगा? ये आ गया 3.33, ये हो गया 6.67, 53.33 डिवाइड बाई 16, ये कितना आ जाएगा? ये आ गया 3.33। इसमें सबसे कम कौन है? 3.33 से डिवाइड करें, ये हो गया 1। 6.67 को 3.33 से डिवाइड करें, अप्रॉक्सीमेटली आ गया 2, और 3.33 डिवाइड बाई 3.33 आ गया 1। यानी कि हमारे लिए एम्पेरिकल फार्मूला कितना आ गया? C1H2O1। अब मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए आपको मालूम है, एम्पेरिकल फार्मूला मास निकालो। एम्पेरिकल फार्मूला मास देखो कितना आ जाएगा? 12 + 2 + 16, कितना आ जाएगा? 30। तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। हमारे लिए मॉलिक्यूलर मास कितना आया? 60, एम्पेरिकल फार्मूला मास आ गया 30, n की वैल्यू कितनी आ गई? 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पेरिकल फार्मूला, यहाँ पे